हमारी मुख्तार अंसारी जी से कभी कोई बात नहीं हुई है। अरविंद को नहीं चाहिए सत्ता। ये चुनाव नहीं है, ये क्रांति है मोदी जी को हराने के लिए। क्रांति का आगाज करने के लिए मैं वाराणसी जा रहा हूँ। केजरीवाल मोदी को चुनौती देने के लिए आज से मोर्चाबंदी करेंगे। आज वो वाराणसी रवाना होंगे और कल से वाराणसी में शुरू हो जाएगा उनका प्रचार। केजरीवाल मतदान तक वाराणसी में ही रहेंगे। वाराणसी रवाना होने से पहले केजरीवाल ने आज तक से खास बातचीत की और अपने काशी प्लान का खुलासा किया। अरविंद केजरीवाल 3 दिन का पंजाब का रोड शो कर अब बनारस की राह पकड़ रहे हैं, जो सबसे बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल के लिए भी, और वो इस चुनौती को स्वीकार कर चुके हैं। पहले ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ वहां जाकर चुनाव प्रचार करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल हमारे साथ हैं। अरविंद, सबसे पहले आपका पंजाब का एक्सपीरियंस, जो वहाँ रोड शो आपने किया है, क्या पंजाब में कोई पॉसिबिलिटी नज़र आती है आपको वहाँ पर आप 3 दिन प्रचार करके आए? देखिए, पिछले 3 दिन में जो कुछ भी देखा पंजाब में, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मुझे तो उम्मीद नहीं थी इतने ज़बरदस्त जन समर्थन की। कई गांव से गुजरे, ऐसे लगा जैसे पूरा का पूरा गांव सड़क पे था। कई शहरों से गुजरे, पूरे के पूरे शहर सड़कों के ऊपर थे। इतना अद्भुत नज़ारा मैंने तो कभी नहीं देखा है। इसका क्या कारण है? इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ तो डिवाइन हो रहा है। समथिंग वेरी डिवाइन इज़ हैपनिंग। कुछ चमत्कार हो रहा है कुदरत का। हमारे गीता में भी लिखा है ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला झाड़ू चलाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है। हम लोग बहुत छोटे हैं और कुछ ना कुछ तो चमत्कार हो रहा है। इस देश को जल्दी मुक्ति मिलेगी। अरविंद, आपने बनारस में जाकर चुनौती देने की बात कही, उसके बाद अचानक से होता है कि मुश्ताक अंसारी कहते हैं कि वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या इन चीज़ों को जोड़कर देखा जाए? वो तो आप लोग जो मर्जी देख लीजिए। आप लोग तो फ्री हैं, कुछ भी जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन हमारी मुख्तार अंसारी जी से कभी कोई बात नहीं हुई है। हमने कभी उनसे कोई बात नहीं की। फिर किस तरीके से इसको देखा जाए? आपको लगता है कि मुख्तार अंसारी के मैदान से हटने के बाद वो जो मुस्लिम वोट हैं, वो जो समर्थन है, वो आपको मिलेगा? आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा मुख्तार अंसारी का? हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। मुस्लिम वोट, हिंदू वोट, जात का वोट, धर्म का वोट, इस तरह की राजनीति हम लोग नहीं करते। बनारस की लड़ाई किस तरह से लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल? आप अब बाकी सब चीज़ें छोड़ करके आप सीधे बनारस जा रहे हैं, और उसके बाद बहुत सी जगहों से ये सवाल आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल वक्त नहीं दे पा रहे हैं। बहुत से कैंडिडेट्स ने टिकट वापस कर दिया इस वजह से कि पार्टी सहयोग नहीं कर रही है। उन सारी चीज़ों को क्यों नहीं मैनेज किया गया? या अगर इतने बड़े लार्ज स्केल पर आप नहीं लड़ सकते थे चुनाव, तो 400 साढ़े 400 सीटों पर टिकट क्यों दिए पार्टी ने? कितने लोगों ने छोड़े हैं? 5, 10, 15 लोग अलग अलग, अगर पूरे इंडिया में अगर आप देखें तो 400 में से 5-10 ने छोड़ दिए तो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे तो होता ही है। स्ट्राइक कितना हुआ? लेस देन 1%। नहीं, कितना बनता है? आपको लगता है कि आप काफ़ी जगहों पर समय नहीं दे पाए, वहाँ पर जाना चाहिए? चुनाव थोड़ी है। अरविंद को नहीं चाहिए सत्ता, अरविंद को पैसा नहीं चाहिए। आपका चुनाव है अनुराग, आपको सोचना है। इस देश के लोगों का चुनाव है। लोग लड़ेंगे, लोग चुनाव लड़ेंगे, लोग कैंडिडेट खड़े करेंगे। ये चुनाव नहीं है, ये क्रांति है। इसको क्रांति में तब्दील करना है। इसे अरविंद, चुनाव बनाना है। अरविंद, यहीं से मैं इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। यहीं से कई सवाल शुरू हो जाते हैं। आप कहते हैं कि मेरा चुनाव नहीं है, मुझे एमपी नहीं बनना है, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है। तो लोग एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं और आप उस ऑप्शन से बैकआउट कर जाते हैं हमेशा। आप कहते हैं मुझे एमपी नहीं बन रहा है, मैं एमपी बनने नहीं आया हूँ बनारस। तो लोग फिर किस चीज़ के लिए वोट करें? मोदी जी को हराने के लिए। क्या ये नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं है अरविंद? आप कह रहे हैं किसी को हराने के लिए मैं आया हूँ, मैं एमपी बनने नहीं आया हूँ। पहले गलत चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा ना। गलत सिस्टम को ध्वंस करना पड़ेगा, गलत सिस्टम को डिमोलिश करना पड़ेगा। उसी के अंदर से खूबसूरती निकलेगी। मैं आपको बताता हूँ, 2 वो देता हूँ। अमेठी में अब मैं कैलकुलेट कर रहा था, 30-35 साल हो गए गांधी फैमिली के लोगों को जिताते हुए। अमेठी वाले जिता रहे हैं। क्या मिला अमेठी वालों को? कुछ मिला? कोई बहुत सब कुछ बदल गया हो? या अमेठी की गांधी परिवार तो इस देश पे कब से राज कर रहा है। क्या मिला लोगों को? कुछ नहीं मिला। मैं इस बार उनको कहने ये जा रहा हूँ कि इस बार हरा के देखो क्या मिलता है। जिताने से तो कुछ नहीं मिला।
एक बारी तो हरा के देख लो, एक बारी चांस तो दो, हरा के तो देखो क्या मिलता है। हरा के एक बारी देखो, इस देश की राजनीति पलट जाएगी। राजनीति में कमाल का बदलाव आएगा। अगर गांधी परिवार हार गया तो कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी। इधर बनारस में मोदी जी को जिताने से क्या मिलेगा बनारस के लोगों को? जिस दिन मोदी जी जीते 16 मई को नतीजे आएंगे, 17 मई को वो यहाँ से रिज़ाइन करके बड़ौदा चले जाएंगे। महीने भर में दोबारा चुनाव होगा, तो वाराणसी के लोगों को तो दोबारा चुनाव मिलेगा जिताने से? कुछ नहीं मिलने वाला, जिताने से तो कुछ नहीं। हरा के देखो, भूचाल आ जाएगा। उस क्रांति का आगाज़ करने के लिए मैं वाराणसी जा रहा हूँ। वाराणसी के लोगों को ये कहने जा रहा हूँ कि तुम ही कर सकते हो ये। वाराणसी क्रांतियों की जननी रही है। वाराणसी के लोगों ने इस बार अगर मोदी जी को हरा दिया, एक ऐसी क्रांति आएगी देश में। उधर कांग्रेस टूट जाएगी राहुल गांधी की, और इधर मोदी जी की बीजेपी ख़त्म हो जाएगी। जो समुद्र मंथन होगा उसमें से नई किस्म की राजनीति। पहले ये छोटे मोटे दल लड़ेंगे साल भर तक, आपस में लड़ कट के मरेंगे। साल भर में दूसरा चुनाव होगा, उसमें अच्छे लोग जाएंगे। बीजेपी कांग्रेस ख़त्म हो जाए। ये दो राक्षस हैं। इन राक्षसों को ख़त्म किए बिना इस देश के अंदर नई किस्म की राजनीति जन्म ले सकती है, और ये दोनों ख़त्म होंगे इस बार। आप इमेजिन, कल्पना करके देखो, 16 मई का दिन है, आप टीवी के सामने बैठे हो, अचानक रिजल्ट आता है, नरेंद्र मोदी वाराणसी से हार गए, राहुल गांधी अमेठी से हार गए। उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस का क्या होगा? आप जरा कल्पना करके देखो, भूचाल आ जाएगा देश की राजनीति में। वाराणसी के लोगों को मैं ये कहने जा रहा हूँ कि जिताने से क्या मिलेगा और हराने से क्या मिलेगा, जरा सोच के देखो 5 मिनट। अरविंद केजरीवाल इस तरीके के सपने देखते हैं? आप बता रहे हैं कि पूरा टीवी स्क्रीन होगा, इस तरीके की चीज़ें होंगी। मोदी नहीं देख रहा। सपने देखने चाहिए, अच्छे भारत का सपना देखना चाहिए। प्रॉब्लम यह है, इस देश के लोगों ने सपने देखने बंद कर दिए। मैं उनको यही कह रहा हूँ कि सपने तो देखो। आप जब ये कहते हैं कि, जब ऐसी बात करते हैं, आप कहते हैं कि 1 साल में दोबारा चुनाव होगा, एक बार हरा करके देखो, तो कहीं ना कहीं मैसेज ये नहीं जाता? आपको लगता है बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आप तो इंस्टेबिलिटी की बात करते हैं, हर चीज़ में आप कहते हैं कि इंस्टेबिलिटी। लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, गैस के दाम 4 गुना बढ़ाने वाले हैं ये चुनाव के बाद। सारों के घर में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। सारों के घर में इंस्टेबिलिटी आ चुकी है। अब मैं ये कह रहा हूँ, इन नेताओं के घर में इंस्टेबिलिटी करते हैं, नेताओं के घरों में अराजकता फैलाते हैं, नेताओं के घरों के अंदर थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी करके देखते हैं। ये इंस्टेबिलिटी शब्द इन लोगों ने थोपा है हमारे ऊपर। स्टेबल सरकार, स्टेबल सरकार। अरे स्टेबल सरकार किसको चाहिए? स्टेबल सरकार अंबानी को चाहिए, स्टेबल सरकार अडानी को चाहिए, स्टेबल सरकार नरेंद्र मोदी को चाहिए, स्टेबल सरकार मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, चिदम्बरम, इनको चाहिए, कपिल सिब्बल को चाहिए लूटने के लिए 5 साल की स्टेबल सरकार। जनता को तो ईमानदार सरकार चाहिए। आज़ादी के बाद क्या आप ये बताओ, कोलिशन गवर्नमेंट, सबसे स्टेबल कोलिशन गवर्नमेंट किसने दी है आज़ादी के बाद? सबसे स्टेबल कोलिशन गवर्नमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। 10 साल तक उन्होंने स्टेबल गवर्नमेंट दी है, कोलिशन। फिर क्यों दुखी हो? अगर स्टेबल गवर्नमेंट ही चाहिए होती तो सबसे स्टेबल गवर्नमेंट तो दे रखी है मनमोहन सिंह ने। क्यों दुखी हो? इसलिए दुखी हो क्योंकि सबसे ज़्यादा घोटाले उन्होंने किए। 2G किया, कोयला घोटाला किया, IPL घोटाला किया, एयरक्राफ्ट घोटाला, पता नहीं क्या क्या घोटाले किए, रोज़ 4 घोटाले किए उन्होंने। तो लोगों को स्टेबल गवर्नमेंट नहीं, ईमानदार गवर्नमेंट चाहिए। वो ये भी नहीं दे सकते, ना नरेंद्र मोदी दे सकते, ना बीजेपी कांग्रेस वाले दे सकते। नरेंद्र मोदी ने कैसे कैसे लोगों को अपने साथ रखा हुआ है। गुजरात की उनकी कैबिनेट के अंदर बाबूलाल बोखरिया, जिसको 3 साल की कैद हुई है घोटाले के अंदर कोर्ट से, वो उनका कैबिनेट मंत्री है। पुरुषोत्तम सोलंकी, जिसके ऊपर 450 करोड़ रुपए का घोटाला है, वो उनका कैबिनेट मंत्री है। सौरभ पटेल, जो कि अंबानी परिवार का दामाद है, उसको उन्होंने गैस मंत्री उठा के दे दिया। और येडियुरप्पा को उन्होंने टिकट दी है, श्रीरामुलु को उन्होंने टिकट। ये सारे लोग अगर कैबिनेट बनाएंगे देश की, तो फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट में और नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में फ़र्क क्या है? कुछ बदलाव आएगा? सब कुछ वही रहेगा। उनको भी अंबानी और अडानी चलाते थे, इनको भी अंबानी और अडानी चलाते हैं। आप कहते हैं कि साल भर में दोबारा चुनाव हो जाएगा, इस तरीके की चीज़ें होंगी कि साल भर में दोबारा चुनाव हो जाना चाहिए, फिर चीज़ें स्टेबल होंगी। लेकिन जो साल मंथन तो होता है, जो सिस्टम बदलता है, जब भी सिस्टम बदलता है तो समुद्र मंथन होता है, थोड़ा बहुत ट्रांजिशन पीरियड में ये सब होता है। ये पूरी व्यवस्था जो 65 साल से चल रही है, अब इस व्यवस्था को उखाड़ के फेंकने का समय आ गया है। और ये व्यवस्था बीजेपी हटाओ, कांग्रेस लाओ, कांग्रेस हटाओ, बीजेपी लाओ, ये तो बहुत करके देख लिया यार 65 साल में। अब इसको सबको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अब नया ऐसा सिस्टम आना चाहिए जिसमें जनता राज करेगी।
नेताओं का राज नहीं होगा। नेताओं का बहुत हो गया राज, 65 साल में बहुत नेताओं का राज देख लिया। अब ये नेताओं पे भरोसा नहीं बचा है, अब जनता राज करेगी। ऐसा स्वराज का सिस्टम आना चाहिए। अरविंद, अब जब दोबारा चुनाव होंगे तो अरबों रुपए भी तो खर्च होंगे उस पर। 5,000 करोड़ रुपए का टोटल खर्चा आया इस चुनाव पे। 5,000 करोड़ तो कुछ में, 5,000 करोड़ तो बीजेपी वालों ने अपने ऐड में लगा दिए। 5,000 करोड़ तो कुछ भी नहीं होते सरकार के लिए। आप वाराणसी में आप जिस तरीके से जा रहे हैं और चुनौती देने की बात करते हैं, आप कहते हैं कि आप सपना भी देखते हैं कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मोदी हार गए हैं, अरविंद केजरीवाल जीत गए हैं। क्या कैसे करेंगे, लोगों को समझाएंगे कैसे ये कि एक तरफ लोग कहते हैं, सपने की लोगों को कहेंगे, यही समझाएंगे कि भैया सोचो, मोदी जी को जिताने से तुमको क्या मिलेगा और हराने से क्या मिलेगा। वाराणसी में लोगों को जा कहेंगे कि सपने देखें। सपना थोड़ी है, लॉजिकली देखें। जिताने से क्या मिलेगा? एक और चुनाव मिलेगा। कुछ नहीं मिलने वाला, 4 सड़कें भी ठीक नहीं होने वाली वाराणसी के। जिताने से क्या मिलेगा? एक और चुनाव मिलेगा, 1 महीने के अंदर एक और चुनाव। हराने से क्या मिलेगा? देश की राजनीति में भूचाल आएगा। पूरे देश की राजनीति बदलने के लिए एक संभावना, एक अवसर तैयार होगा। और उसका क्रेडिट किसको जाएगा? वाराणसी के लोगों को। और मेरे को लगता है ये वाराणसी के लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से कई क्रांतियों ने जन्म लिया है। अंग्रेज़ों के समय भी वाराणसी ने न जाने कितनी क्रांतियों को जन्म दिया है। वाराणसी ने न जाने कितने क्रांतिकारियों को पैदा किया है। वाराणसी के लोगों के खून में है, उनके कल्चर में है, वो कर सकते हैं ये। आप कैसे समझाएंगे? क्या स्ट्रेटेजी कुछ बनाई है उसके लिए? आपके वॉलंटियर्स वहाँ पर करेंगे, छोटी छोटी मीटिंग करेंगे, बड़ी बड़ी मीटिंग्स करेंगे, घर घर जाएंगे, पर्चे बांटेंगे, सब कुछ करेंगे। आप डोर टू डोर कैंपेन करेंगे? वहाँ डोर कैंपेनिंग भी करेंगे। नवजोत सिद्धू कह रहे हैं कि वो भी वहाँ पर जाएंगे, 200 नुक्कड़ सभाएं करेंगे। नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर जाएंगे बीजेपी के। सिद्धू को भी समझाएंगे कि सोच के देखो, नरेंद्र मोदी को जिताने से क्या मिलेगा और हराने से क्या मिलेगा। आपको लगता है कि बीजेपी के नेता भी आपकी मदद करेंगे? आप कह रहे हैं नवजोत सिद्धू को बताएं, समझाएंगे, बाकी नेता भी आपको लगता है कि मदद करेंगे आपकी? इस समुद्र मंथन में इस देश का जो भी भला चाहता है सबको मदद करनी चाहिए। जो भी चाहता है ये देश आगे बढ़े, जो भी चाहता है, अब बहुत हो गया। देखिए, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोगों से मिलता हूँ, इस देश के लोग बहुत अच्छे हैं, इस देश के लोग, लेकिन हम गंदी राजनीति का शिकार है। अगर किसी तरह से ये राजनीति ठीक हो जाए तो ये देश बहुत आगे जा सकता है, बहुत आगे जा सकता है। बनारस जाने के बाद आपका पहला कदम क्या होगा? क्या स्ट्रेटजी है? क्या और अमेठी के लिए वक्त कब निकालेंगे? अमेठी के मैं वहाँ कई दिन रुकूंगा। मैं 15 की सुबह बनारस पहुँचूँगा, उसके बाद बनारस और अमेठी के बीच में शटल करता रहूँगा। काफ़ी टाइम अमेठी में, काफ़ी टाइम बनारस में। आपकी एक सभा प्लान की जा रही है, आप बनारस जाते ही सबसे पहले ये पर्चे बांटे जा रहे हैं कि लोग आएँ और मुझसे सवाल पूछें, किसी भी तरह के सवाल पूछें, सब सवालों के जवाब मैं दूंगा। हाँ, सभा नहीं है, मतलब वो कोई रैली वैली नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जनता के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होना चाहिए। अभी तो मीडिया के थ्रू वो सुनते हैं, लोग सीधे प्रश्न करें। यहाँ तक कि हमारे जो घोर विरोधी हैं वो भी आए उसमें, वो भी क्वेश्चन पूछें मेरे से। और हो सकता है वो असहमत हों। उस पर्चे में यही लिखा है कि शिष्टाचार के तहत रह के करें, वहाँ हिंसा ना करें, नारेबाजी ना करें, शिष्टाचार के तहत। और सवाल जवाब तो होनी चाहिए जनतंत्र के अंदर, ये तो बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है ये मुमकिन है, इस तरीके का संवाद हो पाएगा? क्योंकि आप जब रोड शो करते हैं तो आप पर हमला हो जाता है, आपको कोई तो हमले से डर नहीं लगता। मेरी तो जान हाजिर है, तन मन धन सब कुछ दांव पे लगा रखा है, सब कुछ, रात दिन सोते नहीं है, जागते, सब कुछ दांव पे लगा रखा है। मेरे को अपनी चिंता नहीं है, लेकिन जनतंत्र के लिए खतरे हैं। और एक और चीज़ है कि जिस किस्म के लोगों को चुनौती दी जा रही है, जिस किस्म के बड़े बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट को चुनौती दी जा रही है, वो हमले तो करेंगे, चुप नहीं बैठने वाले। अरविंद केजरीवाल अगर वाराणसी के चुनाव में हार जाते हैं तो? मेरी हार थोड़ी है जी, फिर से मैं अपने लिए चुनाव थोड़ी लड़ रहा हूँ। अगर मेरे को सांसद बनना होता, मैं दिल्ली से चुनाव लड़ लेता, दिल्ली की किसी सीट से चुनाव लड़ता। वाराणसी जाने की क्या ज़रूरत थी? मेरी हार नहीं है, हार हुई तो देश की हार है, जीत हुई तो देश की जीत है। हमारी मुख्तार अंसारी जी से कभी कोई बात नहीं हुई है। अरविंद को नहीं चाहिए सत्ता, ये चुनाव नहीं है, ये क्रांति है मोदी जी को हराने के लिए। क्रांति का आगाज़ करने के लिए मैं वाराणसी जा रहा हूँ।